नमस्ते, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। वक्त हो गया है बड़ी बहस का। बात होगी जाटलैंड से पीएम नरेंद्र मोदी 24 का शंखनाद करेंगे। और दरअसल पीएम मोदी यूपी में 30 मार्च को सियासी राजधानी कहे जाने वाले मेरठ से चुनावी शंखनाद की शुरुआत करेंगे। मेरठ में उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह और मेरठ सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल उनके साथ मंच पर दिखाई देंगे। इस रैली के जरिए प्रधानमंत्री प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के चुनावों को साधने की कोशिश करेंगे। बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में पार्टी की पूरी कोशिश है। बीजेपी ने मेरठ सीट से प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। बीजेपी को उम्मीद है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद राममय माहौल में अरुण गोविल को मैदान में उतारने से पार्टी को लाभ मिलेगा। आज भी बड़ी संख्या में लोग अरुण गोविल को भगवान राम के तौर पर पूजते हैं। उनके मन में उनके लिए काफी आस्था है। अरुण गोविल को मेरठ से उतारने के पीछे खास रणनीति भी है। बहरहाल बीजेपी इस बार न सिर्फ पहले हारी हुई सीटों को जीतना चाहती है, बल्कि अपने स्ट्राइक रेट को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहती है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उससे आपको बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवाएंगे और इंडिया न्यूज की एक रिपोर्ट उससे पहले आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखें आने के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनावी शंखनाद के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, जो चेहरा बेहद डिमांड में है, वो उत्तर प्रदेश से मेरठ से चुनावी शंखनाद करेंगे। आपको बताते चले कि जिस तरीके से प्लान बन रहा है, उसमें 31 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करेंगे और इस रैली में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। इसे लेकर के मंगलवार को दोनों पार्टियों के प्रदेश पदाधिकारियों की समन्वय समिति की बैठक भी हुई है। प्रदेश में पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव होना है। इसके लिए नामांकन चल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैली के माध्यम से गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। साथ ही मेरठ में भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में अरुण गोविल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं एनडीए में शामिल होने के बाद जयंत चौधरी भी पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर अगर बात की जाए एनडीए की, तो फिलहाल उनके साथ मिलकर के जयंत चौधरी भी पहली बार प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो वो चेहरा सबसे ज़्यादा डिमांड में है और ऐसे में शुरुआत वो मेरठ से कर रहे हैं। जिस तरीके से मेरठ से अपना प्रत्याशी रामायण का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो जिस तरीके से बेहद चर्चित चेहरे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा चर्चित और जयंत चौधरी की बात की जाए, चाहे अरुण गोविल की बात की जाए, यहाँ से देखा जाए तो मेरठ से चुनावी शंखनाद हो रहा है। फिलहाल तारीखों की बात की जाए तो पीएमओ से सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उसमें 30 या 31 मार्च को चुनावी शंखनाद शुरू हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कफील के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो हमारे सहयोगी दल हैं जिनके साथ हम इस चुनाव लड़ रहे हैं, उनका मेरठ के क्षेत्र से जयंत चौधरी का मंच पर रहना स्वाभाविक है और मुझे लगता है दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में, दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच में सारी चीजें तय हो चुकी हैं और ये पहली रैली अभूतपूर्व होगी, जिससे पश्चिम की सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहरने जा रही है। पीएम मोदी अपनी चुनावी रैली का आगाज तो कर रहे हैं, मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस मुंह से जनता को फेस करेंगे। वो कैसे बताएंगे जनता को कि 2 करोड़ रोजगार का वादा उन्होंने किया था मगर वो पूरा नहीं हुआ? वो कैसे बताएंगे स्मार्ट सिटीज की बात उन्होंने की थी मगर वो पूरी नहीं हुई? वो कैसे बताएंगे कि महिलाओं की अस्मिता को बचाने का वादा उन्होंने किया था मगर दिल्ली की सड़कों पर ओलंपिक मेडल लाई हुई बेटियों का किस तरीके से अनादर हुआ? पीएम मोदी कैसे इस बात को बताएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ? उन्होंने कहा था ना खाऊंगा न खाने दूंगा, मगर हुआ क्या 10 सालों में कि उन्होंने खूब खाया और अपने लोगों को खूब खिलाया है।
शंखनाद होने वाला है। पहली रैली जाटलैंड में होने वाली है। 2024 का चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से करेंगे और मेरठ में जिस उम्मीदवार पर भरोसा जताया गया है, जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है, उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अरुण गोविल की अपनी एक पॉपुलैरिटी है और इस बीच क्या जो पॉपुलैरिटी जनता के बीच में राम के किरदार को लेकर अरुण गोविल की है, क्या एक राजनीतिज्ञ के तौर पर भी वो अपनी पहचान बना पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा, जनता बताएगी। लेकिन इसके पीछे जो समीकरण साधने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से अरुण गोविल को मैदान में उतारकर, निश्चित तौर पर वो फैक्टर्स इस वक्त की राजनीति में बहुत ज्यादा हावी हैं। और इसी के साथ मेरठ से ये चुनावी शंखनाद होने वाला है। 2014 में हमने देखा किस तरह से एक बड़ा आंधी के तौर पर एनडीए ने जीत दर्ज की। उसके बाद 2019 पर अगर हम आए तो 62 सीट्स जो है वो बीजेपी के पाले में आई। हालांकि सीटें कम हुई लेकिन एक बड़े मार्जिन से यहाँ पर हमने देखा कि 80 सीटों में से 62 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई। लेकिन इस बार जीतने का दावा है सभी 80 की 80 सीटों पर, तो ये अब कितना सही साबित होता है और इसके लिए तैयारियां क्योंकि जोरों शोरों से चल रही हैं। अब समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं, सहयोगी पार्टी जो है उनका रुख बदल गया है। तो ऐसे में जो हम एक साफ तौर पर मुकाबला कह सकते हैं वो बीजेपी के और सपा कांग्रेस के बीच में ही दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच समीकरण और क्या बनते हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रशांत कुमार उमराव हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत कुमार जी। अभिषेक वाजपेयी सपा के प्रवक्ता हमारे बीच में हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी। साथ ही तमजीद अहमद प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। सबसे पहले हम बीजेपी के प्रवक्ता का ही रुख कर लेते हैं। प्रशांत कुमार उमराव हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मेरठ से ये चुनावी शंखनाद होने वाला है प्रशांत कुमार जी, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि 2014 की अगर हम बात कर लें, एक बड़े मार्जिन से बड़ी सीटें आपने जीती, फिर 2019 पर आए तो सीट कम हो गई, लेकिन इस बार कितना? देखिए, इस बार हम उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटों के लक्ष्य के साथ लेकर के चल रहे हैं और निश्चित तौर पर उस लक्ष्य में हम सफल होंगे। अभी हमने 80 में से अधिकतर सीटों के उम्मीदवार भी हमने घोषित कर दिए हैं। सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए। हमारी तैयारी भी पूरी है। जो बाकी कुछ सीटें बची हुई है उनमें भी शीघ्र हम अपने उम्मीदवार घोषित कर देंगे। हमारे नेता कार्यकर्ता लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, घर घर जा रहे हैं। हमारे जहाँ फर्स्ट फेज में नॉमिनेशन भी कैंडिडेट्स ने कर दिए हैं। आज उसका नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और मेरठ चूंकि आजादी की क्रांति की एक भूमि रही है, वो मेरठ से प्रधानमंत्री जी जब एक चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश में, उसका प्रभाव बाकी सीटों पर भी पड़ेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारी रैलियां प्रधानमंत्री जी की होंगी, योगी जी की भी रैलियां हो रही हैं और इसलिए हमें कोई संदेह नहीं। हम लोग 80 में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं और 370 पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें और 400 प्लस एनडीए सहयोगी दलों के साथ हम लोग तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, ये एक कहा भी जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से होकर ही गुजरता है। यूपी बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे में सीटें सबसे ज्यादा हैं। तो अब देखना ये होगा कि अब जो बातें कही जा रही हैं वो कितना इम्पैक्ट उनका नजर आता है। इस पर मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। तमजीद अहमद कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमजीद दी, पूरे तरीके से तैयारी चल रही है, आप लोगों की तरफ से भी दावे चल रहे हैं, वादे चल रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहाँ देख रही है? 80 सीटों में से जो पहले अगर हम आपकी इन्वॉल्वमेंट देखें तो वो कहीं ना कहीं ना के बराबर ही रही है, लेकिन इस बार क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से 4 कदम भारतीय जनता पार्टी से आगे है। अगर सीटों में तो नहीं है, नहीं ठीक है, कुछ सीटों पे घोषणा नहीं हो पाई है, कुछ सीटों पे घोषणा नहीं हो पाई, ये बात आपकी कुछ सीटों पे हो सकता है कि घोषणा नहीं हो पाई। निश्चित रूप से ये एक प्रक्रिया है, कुछ पार्टियां पहले कर देती, कुछ बाद में कर देती, लेकिन निश्चित रूप से सबकी घोषणा होगी। 543 सीट पे पूरा इंडिया गठबंधन दल लड़ेगा, कहीं कोई शंका नहीं इसमें। हो सकता है कि किसी की कुछ सीटें पहले हो जाए, किसी कुछ सीटें बाद में हो जाए, ये एक अलग विषय है। लेकिन विषय क्या है इस वक्त? विषय इस वक्त ये है कि जनता से जो जुड़े हुए मुद्दों हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या। जब प्रधानमंत्री जी रैली करने जाएंगे मेरठ में, तो जब उनसे सवाल पूछा जाएगा कि 10 साल में आपने किया क्या। आपने तो वादा किया था कि हम कहाँ हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। क्या जवाब देंगे 10 साल के लिए? भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से मोदी सरकार लिप्त है। महंगाई की हालत क्या है सबको पता है। किस तरीके से नारियों पे अत्याचार हुआ सबको पता है। किस तरीके से हमारी देश की बेटियों को इसी जंतर मंतर पे बूटों से रौंदा गया कौन भूल सकता है।
देश के युवाओं को किस तरीके से जब वो रोजगार में पाने के लिए रोड पे निकलते हैं, उसकी मांग के लिए आंदोलन करते हैं, तो किस तरीके से उनको बूटों से रौंदा जाता है, कौन बोल सकता है। देश के किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, जब वो जाते हैं दिल्ली के अंदर अपनी मांग को लेके नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वादों को पूरा कराने के लिए जी दिल्ली पहुंचने की ठीक कोशिश है। करते हैं, तो उनके सामने कीलें ठोक दी जाती है। कैसे भूलेंगे? और ठीक फिर है 10 साल तमजीद अहमद जी, लेकिन ये अगले सारे 5 साल के लिए फैक्टर्स बातें क्या इलेक्शन करेंगे? में क्यों नहीं दिखते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये भी है क्यों नहीं दिख कि रहे? आप जिन बातों का जिक्र आप कर रहे हैं वो वोट के कॉन्फिडेंस में तब्दील क्यों नहीं हो पाता? ये भी एक बड़ा देखिए, रिसर्च का विषय है, क्योंकि तमाम नहीं, पार्टीज विषय- बातें बहुत करती हैं इसके बारे में। ठीक है, मैं एक आपके बार- पास फिर से लौटूंगी। मैं एक बार रिएक्शन ले लेती हूँ इस पूरे मामले में अभिषेक वाजपेयी जी से भी। अभिषेक जी, आप सपा के प्रवक्ता हैं और अभी तो हम लगातार खबरें देख रहे हैं कि बड़ी भगदड़ मची हुई है समाजवादी पार्टी में, लगातार बीजेपी की तरफ आपके नेता रुख कर रहे हैं। क्या दिक्कत है, क्या हो गया? कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जिसको जाना है बिल्कुल जा सकता है। हाँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो डे वन से कहा है कि अगर जिसको जाना हो, जहां पे भी जाना हो, वो बिल्कुल जा सकता है। लेकिन हम पीडीए के अनुसार काम करेंगे और जनता जनार्दन इस बात की हर एक मुद्दे पर जवाब मांगेगी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वो मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाते हैं, अब तो खैर प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। नहीं, पर क्योंकि जनता में भरोसा दिलवाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपके खुद के नेता ही उतने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं। ये क्या प्रॉब्लम है? देखिए, चुनाव जब लड़ा जाता है तो वो जनता के भरोसे ही लड़ा जाता है, और जो कैंडिडेट होता है उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। इस बात को समझिए, क्योंकि हमारा गठबंधन जो है, इंडिया का जो अलायंस है, वो बाकायदा जनता जनार्दन के साथ है, और जनता हर एक मुद्दे पर जागरूक हो चुकी है, जनता जवाब मांग रही है। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए कहीं पे कुछ बचा नहीं है। सिर्फ एक ही चीज के पीछे छुप सकते हैं, वो हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए सब लोग जानते हैं कि किसके पीछे जाकर के छुपना चाहेंगे। क्योंकि जब जनता के मुद्दों पर जनता जवाब मांग रही है तो वो सिर्फ इधर उधर की बातें और अपनी बगले झांकने का काम कर रही है। और बात रह गई कि देखिए कौन आता है कौन जाता है, इससे किसी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता जनार्दन जान चुकी है कि कमजोर लोग ही पार्टी को छोड़ करके जाते हैं, और वही लोग हैं जो भ्रष्टाचारी बताते थे और जो अपने यहाँ पे बुला करके भ्रष्टाचारियों को। कमजोर लोग कौन? अभिषेक जी, कौन कमजोर लोग पार्टी छोड़कर जाते हैं? इसका मतलब आपकी पार्टी में कमजोर लोगों को आपने जगह दे रखी थी? मैं किसी को रेखांकित नहीं करूंगा। इस बात को समझिए कि जिन व्यक्तियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने यहाँ जगह दी है कि नहीं दी है? वो कमजोर लोग नहीं है। अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं थे तो वो डट करके सामना करना चाहिए था, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। ठीक है, बहुत सारे मुद्दे हैं। मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपने भी तीनों ही प्रवक्ताओं को सुना, और इस वक्त जो मुद्दे हावी हैं वो भी सब जान पा रहे हैं। मेरठ से ये चुनावी शंखनाद हो रहा है, मेरठ में प्रत्याशी के अपने कुछ एक्स फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इन इलेक्शंस को और जो बीजेपी का इम्पैक्ट है इस वक्त, या तमाम पार्टीज की सिचुएशन है, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी ने जो पोजीशनिंग करी है वो राम मंदिर के मुद्दे को वो आगे जनता के बीच में लेके आना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मेरठ से एक ऐसे कैंडिडेट को चूज करा है जो उस छवि में फिट होता है। आज प्रधानमंत्री जी जो वहां से अपना चुनाव प्रचार का आरंभ करने जा रहे हैं, उसका एक सिग्निफिकेंस है मेरठ में जो जाट बेल्ट में उनका कोलैबोरेशन हुआ है राष्ट्रीय लोक दल के साथ, उस तक और पब्लिक के साथ ये मैसेज पहुंचाने का कि हम सब एक हैं, आगे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। विभिन्न मुद्दे हैं, जैसे अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता जिक्र कर रहे थे, वो मुद्दे भी जनता के बीच में इनके नेता लेके जाएंगे, और हमें देखना है। मेरठ पर मैं थोड़ा और चाहूंगी, क्योंकि आप राजनीति को बेहतर समझते हैं, तो व्हाई इट स्टार्ट्स फ्रॉम मेरठ ओनली, मैं इसको भी थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, मेरठ के कैंडिडेट की वजह से मेरठ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि एक तो ये सोशल पोजीशनिंग आरएलडी की वजह से हो गई कि उस बेल्ट पे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे सरकार एक मैसेज देना चाहती है कि यहाँ के लोग अब हमारे साथ हैं। उसमें उनके बहुत बड़े नेता माननीय अजीत सिंह के जो सुपुत्र है वो अब उनके साथ है। दूसरे अरुण गोविल का जो वहां से कैंडिडेचर है वो इस बात का सबूत है कि हम भगवान राम के परिप्रेक्ष्य में जो कैंडिडेट है उसके संग हम चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं, तो भगवान राम का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ था, है और रहेगा। ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी पोजीशन करती है, जातिगत आधार पे, सामाजिक आधार पे चुनाव का प्रचार शुरू होता है। जैसे आज आप देख रहे हैं रामपुर और मुरादाबाद में क्या हो रहा है, वो भी एक विशेष समुदाय की पोजीशनिंग की वजह से हो रहा है। तो उसकी पोजीशनिंग को जी
बिल्कुल मनीष जी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे। और देखिए प्रशांत कुमार उमराव जी, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ चाहे हम राम मंदिर की बात कर लें, विपक्षी पार्टियां आप पर लगातार इस मुद्दे को लेकर हावी भी रही हैं, हल्ला बोलती रही हैं कि आप एक ही मुद्दे को बार बार गिनवाते हैं, और ये इसके बीच समाज और जनता के जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं। जी निश्चित तौर पर देखिए, राम मंदिर हमारी भावना से जुड़ा हुआ विषय है, हमारे हृदय से जुड़ा हुआ विषय है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी स्थापना के वर्ष से ही राम मंदिर के लिए संघर्ष करती रही है, उसके लिए बोलती रही है, और कोर्ट में भी हमने लड़ाई लड़ी है। जबकि विपक्षी पार्टियां लगातार राम मंदिर का विरोध करती रही। ये लोग तो राम के अस्तित्व को भी अस्वीकार करते रहे। इन लोगों की पार्टी के वकील राम मंदिर के विरोध में खड़े हुए, और जब राम मंदिर बन गया, जब 22 जनवरी को उसके लिए इन्विटेशन भेजा गया, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने लिखित लेटर हेड में बोल दिया कि हम इसके इनॉग्रेशन में नहीं जाएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सर्वसम्मत से मंदिर बन रहा था। तो हिंदू आस्थाओं को किस तरीके से लोग अनादर करने का काम करते हैं, ये देश की जनता लगातार देख रही है। और अखिलेश जी ने भी कहा कि जब राम जी बुलाएंगे तब हम जाएंगे, लेकिन वो भी अभी तक 3 महीने होने जा रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन को, उसके बाद भी अभी तक ये लोग नहीं गए हैं। आज चाहे कांग्रेस पार्टी उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, राजस्थान में उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं कि कैंडिडेट जो है मोबाइल स्विच ऑफ करके चले जा रहे हैं, अहमदाबाद में कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी अच्छा, से आपकी पूरी बातचीत से ये तो लग रहा है कि हाँ, ये मुद्दा यहाँ मेरठ में हावी है। जिस तरह से मनीष जी कह रहे हैं कि ये जो पोजीशनिंग करने की कोशिश हो रही है आपकी तरफ से, एक कैंडिडेट को आपने मैदान में उतार दिया जो खुद राम के किरदार के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है। जिस तरह से मनीष जी बता रहे हैं कि हर पार्टी की तरफ से ये कोशिश होती है, मतलब ये मुद्दा अभी तक हावी तो है ना? पार्टीज जो लगातार आप पर आरोप लगा रही है वो गलत तो नहीं है? देखिए, जब तक मानव सभ्यता रहेगी, राम जी का मुद्दा रहेगा। राम जी लोग हमारे हिंदुओं नहीं, के राम जी रहेंगे, राम जी का मुद्दा रहेगा, लेकिन ये मुद्दा कितने दिन तक रहेगा? कोर्ट ने इस मसले पर अपना निर्णय दिया और उसके बाद राम मंदिर बना, लेकिन जो पार्टीज इसको हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं, इस तरह के आरोप भी आप पर लगाए जा रहे हैं कि एक ही मसले को आप बार बार कितना गिनवाएंगे? यानी किसने रोका है कि हाईजैक आप मत करिए भैया? आप लोग तो लेटर हेड पे लिख के विरोध कर रहे हैं कि वहां पे मंदिर पे नहीं जाएंगे। हम लोग तो कोर्ट के निर्देश के बाद बन रहे हैं, हमारे नेता लगातार वहां जाते हैं। अब विपक्ष के कोई एक नेता मुझे फोटो दिखा दीजिए वहां पे जो उद्घाटन के बाद गया हो, उनको किसने रोका है वहां जाने से? किसी कोई रोक तो लगी नहीं है। और हमने अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रयास वहां मंदिर बना है तो हमें क्रेडिट ले रहे हैं, तो उसमें क्या उसमें कोई गलत थोड़ा है? चलिए तमजीद अहमद जी, अगर प्रयासों से मंदिर बना है और क्रेडिट ले रहे हैं तो फिर इसमें भी क्या गलत है? किसके प्रयासों से मंदिर बना भाई? बीजेपी पार्टी का कहना ना कि उनके प्रयासों से मंदिर बना। बीजेपी क्या कह रही है उस पर हम क्यों बोलेंगे? हम तो तथ्य पे बात करेंगे ना। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके आधार पर मंदिर बन रहा है? और तमाम पार्टीज की जो इन्वॉल्वमेंट रही है, अगर हम इसके इतिहास को भी उठाकर देखें तो उसमें सभी पार्टीज का अपना एक इतिहास रहा है। जो चीजें लीगल एंगल देखेंगे ना आप, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उस पर मंदिर बन रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी कहां से बीच में आ गई? हम लोग तो आज तक ये समझ नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी का स्पेस कहां से आ गया? एक भारतीय जनता पार्टी के फैसले से ये मंदिर तो बन, लेकिन कांग्रेस अपना अब आप डिबेट को देखिए, आपका डिबेट का मुद्दा कुछ अलग है, इसको मंदिर मस्जिद की तरफ मत ले जाइए। यही मैं कहना चाह रही हूँ, मैं इसी सवाल पर आ रही थी तमजीद अहमद जी। लेकिन कांग्रेस की सिचुएशन यूपी में अब क्या है, उस पर आप क्या सोच रहे हैं? सीट शेयरिंग आपकी क्यों नहीं बढ़ रही है? क्यों आप लोगों का जो एक तरीके से वोट बैंक बढ़ना चाहिए वो बढ़ने की बजाय घट क्यों रहा है साल दर साल हर चुनाव में? हम एक बात बताइए, सीट शेयरिंग कहाँ पे कंफ्यूजन है? हम लोगों ने तो आपको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम लोग कितनी सीट पे लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी कितनी सीट पे लड़ेगी। कहाँ कंफ्यूजन है? इंडी गठबंधन में सारी चीजें ठीक चल रही हैं तमजीद अहमद जी, उसका फायदा आपको मिलेगा, आपको लगता है उत्तर प्रदेश में? अब आप निराधार आरोप लगाएंगे कि कहीं गठबंधन नहीं हो पा रहा है, गठबंधन में शंका है। क्या शंका है भाई? आप सवाल तो सही पूछिए, कम से कम आप सवाल ये पूछिए कि हम किस मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम आपको जवाब देंगे कि हम। आपने इंडी गठबंधन का जिक्र किया तो क्या मैं गठबंधन पर सवाल नहीं लूंगी तमजीद अहमद जी आपसे? इंडी गठबंधन आप मत कहिए, मेरी आपसे गुजारिश, आप पत्रकार है, आप इंडिया गठबंधन कहती है। आप प्रशांत जी कहे वो ठीक है, लेकिन आप कह रही हैं तो गलत है। वो इंडी गठबंधन नहीं, हमारे गठबंधन का नाम इंडिया अलायंस है। आप इंडिया को तो इंडी नहीं कहती हैं, लेकिन इंडिया को आप इंडी कहती हैं। तो कम से कम अब आप एंकर होने के नाते अपना आप पक्षकार मत बनिए। मेरी गुजारिश आपसे ये, आप हमसे ये पूछिए कि यूपी में आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, हम आपको गिना देंगे। आप ही के तो मुद्दे गिनवा रही हूँ आपको, आप ही को तो बता रही हूँ कि आपकी जो परफॉर्मेंस रही है, कांग्रेस की जो लास्ट इलेक्शंस में परफॉर्मेंस रही है, उसमें और अब में अब कितना आप अंतर देखते हैं, कितना आप इंप्रूव कर गए? मैं आता हूँ आपके लास्ट परफॉर्मेंस के बारे में। आप 2019 की बात कर लीजिए, 2014 की बात कर लीजिए, 2009 की बात कर लीजिए, 2004 की बात कर लीजिए। 2004 की भी बात करेंगे, 2009 की भी बात करेंगे, या सिर्फ आप 2019 को ही बेंचमार्क मान लेंगे? इस देश के अंदर लोकतंत्र है,
और जनता जिसको वोट देगी वो इस देश का नहीं, बात तो 2014 और 2019 की भी होगी ना। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो 2009 और 2004 की भी तो बात होगी। 2009 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, इसको भी आप क्यों बोल रही है? जनता इस वक्त इस मूड में है कि वो सुनना चाह रही है कि देश के प्रधानमंत्री पिछले 10 साल में जो शासन किया है उसका हिसाब किताब क्या देंगे, और अगले 5 साल के लिए जो चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं इस पे वादा क्या करेंगे, उस पे बात सुनना चाह रही जनता। हमने तो वादे कर दिए, आपने शायद हमारा घोषणा पत्र भी देख लिया होगा, हम बाकी सारी पार्टियों से 4 कदम आगे हैं। इंडिया घटक दल 4 कदम आगे चल रहा है घोषणा पत्र जारी कर। हमने वादा कर दिया कि किसानों को हम आय दुगनी करेंगे, किसानों को एमएसपी देंगे। हमने वादा किया युवाओं को राइट टू अप्रेंटिसशिप का वादा किया है। हमने वादा किया है कि राइट टू एजुकेशन का वादा किया है। हमने तो वादा किया है कि किसानों जितने भी महिलाएं 1 लाख रुपए हम उनको देंगे। हम इन मुद्दों पे जाके चुनाव लड़ रहे हैं। हमने वादा किया है कि हम जैसे ही हमारी सत्ता में आएंगे हम तुरंत जाति जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना के बाद हम उसका वित्तीय डाटा रिलीज करेंगे। सारी चीजें कांग्रेस पार्टी आपने अपने मैनिफेस्टो में तमाम बातें की और हम उम्मीद करते हैं कि उन बातों का विश्वास भी करेगी जनता। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। ठीक है मनीष अग्रवाल जी, एक बहुत छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगी मैं, क्योंकि जिन मुद्दों पर बात हो रही है वो लगता है कि कहीं ना कहीं अनर्गल मुद्दे हैं। जिन मूल मुद्दों पर जब जाने की कोशिश करते हैं तो सब पार्टी अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाने लग जाती है। देखिए, जैसे आप कह रही थी, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि आप भी उनसे वो सवाल पूछिए जो वो बताना चाहते हैं। आप अपनी तरफ से सवाल भी नहीं पूछ सकते। यही मुश्किल है आजकल विपक्ष में कि सवालों के जवाब ना देना पड़े, जनता को वही बताना पड़े जो ये चाहते हैं। जरूरी नहीं है जनता ये सुनना चाहती हो जो ये चाहते हैं, जनता वो सुनना चाहती है जो उसकी समझ में आ रहा है। इसीलिए बार बार वो अपने जनाधार से ये साबित कर रही है कि कौन सी चीजें, कौन सी योजनाएं उनकी समझ में आ रही है, कौन सी योजनाएं उनकी नहीं समझ में आ रही है। तो हमें अपनी बात बताने की जगह उनकी बातें समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं, और वही चीजें करेंगे तभी राजनीति में आगे बढ़ने का द्वार खुलेगा। पर इस कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ेगा ना। जी, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, कंफर्ट जोन जो था, कंफर्ट जोन अब जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे 1984 के बाद इनकी फुल मेजोरिटी की भारत में सरकार नहीं आई। तो ये मुश्किल है। 2014 के बाद से ये बदलाव आया कि एक फुल मेजोरिटी की सरकार आई। 2019 में फुल मेजोरिटी की सरकार रिपीट हुई। तो जनता के विश्वास को हमें कॉन्फिडेंस पे लेना पड़ेगा और तभी हम जनता के बीच में जाके बता पाएंगे। आप उन योजनाओं को बताओगे जो आपने अच्छा करा। बहुत सी अच्छी योजनाएं कांग्रेस के समय में भी थी। आज बीजेपी जिस डीबीटीएल का प्रयोग कर रही है ये मनमोहन सिंह के समय में आया था, लेकिन जो उसको क्रियान्वित कर रहा है वो उसका क्रेडिट लेगा। अगर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर शुरू से रख रखा था तो जब वो चीज क्रियान्वित हुई है तो वो उसका बेनिफिट, तो बिल्कुल उसका फायदा भी मिलेगा। ठीक है, ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत कुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक वाजपेयी जी आपका बहुत शुक्रिया। तमजीद अहमद जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत शुक्रिया। और मनीष अग्रवाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम पार्टीज ताल ठोक रही हैं और सब अपने अपने वायदे लोगों को गिनवा रहे हैं, अपना ट्रैक रिकॉर्ड गिनवा रहे हैं। अब ये तो जनता पर निर्भर करता है कि वो किसके मैनिफेस्टो पर भरोसा करते हैं। जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है वो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं या फिर किसी धारा को बदलने की कोशिश करते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।